नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चूँकि इस सीरीज के अंतर्गत हम लगातार राष्ट्रीय घटनाक्रम पे चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज के एपिसोड में भी हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक नया बदलाव भी आज हमने किया है। कई सारे लोगों की ये क्वेरी थी कि आप जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो व्याख्या देते हैं, वो बड़ा ही सीमित होता है। तो वैसे लोगों की जो शिकायत थी उसे भी आज हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम पहले भी कहते कि हम जो ये सीरीज चला रहे हैं इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पढ़ना नहीं है, बल्कि जो आप पहले से पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है, उसका रिवीजन करना है। लेकिन फिर भी आपकी जो इच्छा थी उसे पूरा करते हुए हम सभी प्रश्नों से जुड़े हुए जो अधिक से अधिक तथ्य हो सकते हैं उनका समावेशन आज के एपिसोड में किया। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि विशेषता ये भी है, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि यदि आप करंट पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो स्टैटिक पार्ट हैं, जो पोर्शन है, उनको कैसे आप रिकॉल कर सकते हैं, उसका उदाहरण आज के जो व्याख्या हैं उनसे आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज देखेंगे और एक एक करके सारे जो प्रश्न हैं, जो तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है उसको पहले देखते हैं आखिर ये क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कुल कितना बजट एलोकेट किया गया है, निर्धारित किया गया है? यही प्रश्न आज का पहला प्रश्न है। विकल्प जो दिए गए हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। 22,823 करोड़ रुपया, 56,333 करोड़ रुपया, 66,333 करोड़ रुपया और अंतिम विकल्प है 79,156 करोड़ रुपया। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 79,156 करोड़ रुपया। ये क्या है कि जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया है, ये एलोकेट किया गया है, ये चर्चा में भी रहा है। तो देखिए, अब इससे जुड़े हुए यदि आप तथ्य पढ़ना चाहें, रिलेटेड जो कंटेंट है उसे पढ़ना चाहें, तो थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति जो उन्नत जो ग्राम अभियान है ये चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो देखिए, 18 सितंबर 2024 को देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम अभियान को क्या दिया था? अप्रूवल दे दिया था, मंजूरी प्रदान कर दी थी। ये जो अभियान है, ये इसके लिए जो परिव्यय है, जो बजट एलोकेट किया गया था वो 79,156 करोड़ रुपए किया गया था। इसमें केंद्र का जो हिस्सा होगा वो 56,333 करोड़ होगा, जबकि राज्यों का जो हिस्सा होगा वो 22,823 करोड़ रुपया होगा। ये इसमें दिया गया था। इसके अलावा भी अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ तक अभी अगर आपके प्रश्न की बात करें तो जो बजट है उसके बारे में पूछा गया था कि आखिर इसके लिए जो कुल परिव्यय है वो टोटल कितना है, तो उत्तर आपको मिल गया ये। इसके अलावा ये कब कह सकते हैं इसके लिए अप्रूवल मिला और इसमें जो केंद्र है, जो राज्य हैं, उनका जो अनुपात है वो कितना है। इसके अलावा इस अभियान की बात करें तो इसमें 30 राज्यों और जो यूटीज़ हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वहाँ पर जनजाति जो बहुल कह सकते हैं जो गांव हैं उनके लिए 549 जो ज़िले हैं, 2740 जो इसमें ब्लॉक्स हैं उनको शामिल किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लगभग 549, ये देखिए ये एक बड़ा आंकड़ा है। ये क्या है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये ज़िले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2740 जो ब्लॉक्स हैं, जो खंड हैं, उन तक ये शामिल है। तो ये सारे आंकड़े हैं, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं। जैसे ये जो अभियान है इसके अंतर्गत 25 कार्यक्रम, इसमें 25 प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सबको लेंगे तो आपकी जो सीरीज़ है वो बहुत आगे नहीं चल सकती है, काफ़ी समय लगता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको आप ज़रूर रिकॉल करिए। जैसे कि पहले हमने बताया था कि कोशिश करेंगे कि एक हम मैराथन टाइप का कोई स्टार्ट करें, जिससे क्या हो कि डिटेल में आपकी चीज़ें
हम करा सके। जैसे यही टॉपिक है, इसमें अगर बात करें तो केंद्रीय जो पर्यटन मंत्रालय है उसके माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जो 1000 गृह प्रवास हैं, जो होम स्टेज हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाना है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके तहत ये होम स्टेज को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका जो उद्देश्य रखा गया है, जनजातीय क्षेत्रों की जो पर्यटन क्षमता है, जो टूरिज्म कैपेसिटी है, उसका अधिक से अधिक दोहन किया जा सके, ताकि जनजाति जो समूह है उनको, जो यहाँ पर कम्युनिटी है, जो ट्राइब्स हैं, उनको अधिक से अधिक कह सकते हैं कि आजीविका के जो साधन हैं या आजीविका आय के लिए जो विकल्प हो सकते हैं वो प्रदान किया जा सके। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं किसी भी कंटेंट से जुड़े हुए। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो गया वो हो गया 79,156 करोड़ रुपए। और इसमें भी क्या है कि सेंटर और स्टेट का जो अनुपात है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। ये क्या कह रहा है, बायो राइड योजना के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, एक योजना के बारे में दिया गया है, जो योजना का नाम है बायो राइड योजना, और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या है कि ये सितंबर 2024 में देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी यानी पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को क्या दी, मंजूरी प्रदान की थी। और उसी योजना के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर डेट की बात करें तो 18 सितंबर 2024 है। एग्जैक्ट डेट ये नहीं पूछेगा, योजना के बारे में पूछेगा। कब मंजूरी प्रदान की गई, तो वर्ष 2024 में। किसकी अध्यक्षता में, देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी अध्यक्षता में, और देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की। ये जो योजना है, ये जो बायो राइड योजना है, इसका जो पूरा नाम है वो बड़ा है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसका नाम है। यानी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास इसका पूरा नाम है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें, जैसे बायो राइड योजना है, तो योजना से जुड़े हुए एक अलग से हम एपिसोड भी लाते हैं, सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। उसमें डिटेल में हमने इस योजना के बारे में पूछा था, बताया भी है, और इसके जो प्रमुख तथ्य हो सकते हैं उनकी चर्चा की थी। तो यहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, और इसके बजट से जुड़ा हुआ जो तथ्य है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये जो है 5,197 करोड़, 6,197 करोड़, 8,197 करोड़ और 9,197 करोड़, 4 ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। देखिए, इसमें अगर बात करें तो इसके लिए क्या है कि एक टाइम ड्यूरेशन निर्धारित किया गया था। इसमें अगर बात करें तो इसका जो बजट है, अगर हम बजट की बात करें कि बायो राइड योजना के लिए जो बजट है वो निर्धारण कितना किया गया था, तो इसमें अगर बात करें कि जो वित्त आयोग है उसके द्वारा अगर जो डेटा दिए गए हैं, खासतौर पे जो 15वां वित्त आयोग है उसके बारे में अगर बात करें, तो वर्ष 2021 और 22 ये वित्तीय वर्ष है, और इससे लेकर कब तक, 2025 और 26 इस समय के लिए इसमें जो बजट का प्रावधान किया गया है वो 9,197 करोड़ का बजट का अप्रूवल मंजूरी प्रदान किया गया है। इस कारण से एक बड़ा बजट इसको प्रदान किया गया है, और इसके कई सारे तथ्य भी हैं। जैसे इस योजना से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगर उनकी हम चर्चा करें तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किसके कौन से घटक हैं, इस योजना के आखिर उद्देश्य क्या है। जैसे अगर उद्देश्यों की बात करें तो इनोवेशन नाम में ही जुड़ा है कि नवाचार को बढ़ावा देना, जो जैव उद्यमिता है उसको प्रोत्साहित करना, जैव जो विनिर्माण है, जैव जो प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसको भारत में जो उसकी स्थिति है उसे और मजबूत करना, उसे प्रोत्साहित करना,
उत्पादन जो विकास है उसको बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा है, कृषि है, पर्यावरण क्षेत्र है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, संधारण नीतियाँ है उसे और बढ़ाना देना, जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देना। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये योजना आगे बढ़ाई गई है। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, बजट के 15वें वित्त आयोग की अवधि में 2021-22 से 2025-26 के दौरान लगभग 9,197 करोड़ का बजट एलोकेट किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसके 3 व्यापक घटक हैं, जैसे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास, औद्योगिकी एवं उद्यमिता जो विकास है, बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री। तो ये इसके घटक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो उद्देश्य हैं, पहले हमने बताया कि जो नवाचार है उसे बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता जो है उसको बढ़ावा देना, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरणीय जो संधारण नीतियाँ है, क्लीन एनर्जी है, ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जैव नवाचार की क्षमता का दोहन करना। यह बायोराइट जो योजना है ये जैव उद्यमियों को सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और मेंटरशिप भी प्रदान करके स्टार्टअप के लिए एक समृद्ध इकोसिस्टम का निर्माण अपने देश में करेगा। तो ये बहुत सारी जो कह सकते हैं जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो आप देखिए कितना आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जानकारी असीमित है, लेकिन कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान देना है। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। ये कह रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में कौन सा जिला पहले स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये पूछा जा रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, ये जो सर्वे किया गया था इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। विकल्प है रायबरेली, झांसी, हरिद्वार और इंदौर। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो ये देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये इंदौर है। अब देखिए इससे जुड़े हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो केंद्रीय जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो है भजन लाल। इन दोनों ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया है। थोड़ा सा उसके जो आंकड़े हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, 3 श्रेणियां बताई गई हैं और उसमें कई सारे रैंकिंग दिए गए हैं, और उसके आधार पर आपका जो सही उत्तर होगा वो इंदौर होगा। थोड़ा सा अगर आप पहले से इसे नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये क्यों चर्चा में था। तो स्वच्छ जो वायु सर्वेक्षण 2024 है, इसे देश के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने मिलकर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 का अवार्ड की घोषणा की, प्रदान किया गया। इसमें अगर हम बात करें जो अलग अलग जो श्रेणियां बताई गई हैं उसमें अगर कैटेगरी 1 की बताएं तो जो पहली श्रेणी है इसमें पॉपुलेशन 10 लाख प्लस कहा गया है। नंबर ऑफ सिटीज़ है वो 47 है। कैटेगरी दूसरी बनाई गई है जिसमें पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच रखा गया है। नंबर ऑफ सिटीज़ जो है वो 43 है। और तीसरी जो श्रेणी बताई गई है इसमें ये कहा गया है पॉपुलेशन जो होगा ये अंडर 3 लाख होगा, यानी 3 लाख से नीचे होगा। और नंबर ऑफ जो सिटीज़ आई हैं ये 40 आई हैं, जिसके आधार पर ये पूरा सर्वे किया गया है। इसमें देखिए सर्वे से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे स्वच्छ जो वायु सर्वेक्षण 2024 के जो रिजल्ट हैं इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनके बारे में हमने बात किया कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके तहत कितनी सिटीज़ हैं, और 3 जो श्रेणियाँ हैं इसमें जो तीसरी है और इसमें जो पहला जो स्थान है कैटेगरी 3 में वो है आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश से। और अवार्ड कैश प्राइज ये भी दिया गया है, ये भी आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरीज फर्स्ट में देखें तो देखिए सूरत इसमें शामिल है। कैटेगरीज 2 में फर्स्ट में फिरोजाबाद है, ये भी यूपी से ही जुड़ा हुआ। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान देना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, इससे जुड़ी हुई बातें देख ली। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। स्वतंत्र भारत का पहला जो विधि आयोग है ये कब स्थापित किया गया था? देश का जो पहला विधि आयोग है ये कब स्थापित किया गया है? ये जो प्रश्न है ये विधि आयोग से जुड़ा हुआ है। उसमें भी किससे? स्वतंत्र भारत, यानी आज़ादी से पहले नहीं, आज़ादी के बाद। विकल्प है वर्ष 1947, वर्ष 1948, 1950 और 1955।
1955। देखेंगे क्यों चर्चा में था। सबसे पहले क्योंकि 23वां जो विधि आयोग है ये चर्चा में था, तो शायद सीधे ना पूछ के आपसे ये पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग है वो कब स्थापित किया गया। क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना कह सकते हैं, ये ड्राफ्ट जारी किया है। ये जो अधिसूचना है ये जारी की है और इस कारण से जो विधि आयोग है ये फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है ये 3 वर्षों का होगा, 3 इयर्स का होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जो वर्ष है ये 2024 से, ये कब से 2024 से 2027 तक इसका कह सकते हैं कि कार्यकाल होगा। और विधि आयोग क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें कि इसके मेंबर्स कौन से होते हैं, सदस्य की बात करें तो इसके कई सारे मेंबर्स होते हैं। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, सदस्य सचिव इसमें शामिल होता है। पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के जो विभाग के सचिव हैं उनको इसके तहत शामिल किया जाता है। पदे सदस्य के रूप में विधायी विभाग के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य इसमें देखे जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जाननी होंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो देखिए विधि आयोग का थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आप जानने का प्रयास करें तो जो प्रथम स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग की जो स्थापना है ये 1834 में हुई है। यानी ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है, ये आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रश्न है वो आज़ादी के बाद है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता है ये लॉर्ड मैकाले ने की थी। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है ये क्या है कि आज़ादी के बाद वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। तो सही जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1955। तो ये आपका सही उत्तर है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इसकी जो अध्यक्षता है ये क्या है कि MC जो शीतलवाड़ हैं इन्होंने की थी। और विधि आयोग ने अभी तक 281 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो ये हमने देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान ID बनाने के लिए पायलट परियोजना चलाई जा रही है। किसकी बात हो रही है? डिजिटल कृषि मिशन। अब देखिए इस मिशन की भी चर्चा हमने सरकारी योजना एवं कार्यक्रम में अच्छे से की है। लेकिन यहाँ पर भी आज चूँकि हमने बोला कि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि व्याख्या जो होती है बहुत सीमित होती है, थोड़ा सा उसे और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अनावश्यक सेशन लंबा होगा, लेकिन आज हमने कोशिश किया है कि आपको अधिक से अधिक तथ्य दिए जाएं जिससे आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए। अब देखिए इसमें बताएं कि जो ID बनाने के लिए पायलट जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके लिए सही जो उत्तर होगा विकल्प है वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी और फर्रुखाबाद। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D। तो इसका जो सही उत्तर हो गया फर्रुखाबाद। ये UP से जुड़ा हुआ। अब देखिए अब ये क्यों चर्चा में है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में देखें तो 2 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी। थोड़ा सा इस मिशन के बारे में देखें तो ये जो मिशन है इसकी परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है। इस मिशन का जो उद्देश्य है ये जो अपने देश के फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को ज़्यादा कुशल और पारदर्शी बनाना है। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो 2817 करोड़ रुपए होगा। इसमें 1940 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा, शेष राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस मिशन का जो उद्देश्य है एक तकनीक आधारित पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण बनाना भी है। यह वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया है और फसल कटाई प्रयोग के आधार पर
उपज का अनुमान भी प्रस्तुत करेगा। इसमें कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा इस मिशन की चर्चा करें तो पहले हमने बताया कि इस मिशन के तहत 3 डिजिटल सार्वजनिक जो अवसंरचना है उसका निर्माण किया गया है, जिसमें एग्रीस्टेक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली जोड़ी गई है, मृदा प्रोफाइल मैपिंग जोड़ी गई है। तो इसके बारे में भी डिटेल से आप सरकारी योजना एवं कार्यक्रम में देख सकते हैं। इसमें हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ से जुड़ता है। किसान आईडी बनाने के लिए पायलट परियोजना निम्नलिखित 6 जिलों में चलाई गई है। ये जो योजनाएं हैं, अगर इन योजनाओं की बात करें तो यूपी में फर्रुखाबाद है, महाराष्ट्र में बीड़ है, पंजाब की फतेहगढ़ साहिब है और गुजरात में गांधीनगर है। इसके अलावा जो हरियाणा है यहाँ यमुनानगर है और तमिलनाडु का विरुद्ध जो नगर है यहाँ पर आईडी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चालू करने की बात कही गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कृषि निर्णय सहायता जो प्रणाली है, मृदा प्रोफाइल जो मैपिंग है, ये सारी बातें कही गई हैं। तो ये आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना अधिक है। निफ्ट हैदराबाद, निफ्ट गांधीनगर, निफ्ट चेन्नई और निफ्ट दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, जो निफ्ट सेंटर है उसके द्वारा ही ये डिज़ाइन की गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके मौके पर, उस उपलक्ष्य में ही कहें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहें तो सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। तो ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इस चित्र को आप देख लीजिए, यही है। और ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्षगांठ के अवसर पे इसका अनावरण किया गया है। इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो नया झंडा है, जो प्रतीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये निफ्ट दिल्ली के द्वारा डिजाइन किया गया है। और ये इसका जो कलर है ये नीले रंग का है। इस नए झंडे में अशोक चक्र, देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है और भारत के संविधान को प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्डिंग भी है, अशोक चक्र भी है और भारत का जो संविधान है वो इसमें दिखाया गया है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। झंडे पर संस्कृत में यतो धर्मस्थो जय श्लोक लिखा है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें अंकित की गई हैं। ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो ये नया झंडा होगा, नीले कलर में ये है। और ये जो श्लोक लिखा है इसका जो मीनिंग है वो है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि जो करंट आपसे चर्चा में पूछा जा रहा है उससे जुड़े हुए जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये बहुत सारी जो सूचनाएं हैं ये आपको दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये क्या कह रहा है? प्रश्न है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये काफ़ी चर्चा में था बीच में और इसी कारण से ये प्रश्न चर्चा में है, क्योंकि भारत सरकार ने हर साल 25 जून जो है उसे क्या है कि अब घोषित कर दिया है कि इसे संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून जो 1975 है ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि इस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, उसकी घोषणा की गई थी। और इसी कारण से क्या है कि वर्तमान की जो सरकार है इसने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी है। अब देखिए इसमें क्या है कि चूंकि क्या है कि इसका जो संबंध है ये इमरजेंसी से है, तो आपातकाल से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उत्तर पहले देख लीजिए, जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 25 जून हो जाएगा। और इसके बारे में जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है जिसका संबंध इन अनुच्छेदों से है, राष्ट्रपति शासन है जिसका संबंध इस अनुच्छेद से है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल है जिसका संबंध इस आर्टिकल से है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है ये आपको बेसिक इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, डिटेल में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये भी आपको हमने दे दिया है। तो ये बातें हो गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेला सुरंग से ये प्रश्न जुड़ता है। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? असम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और
कश्मीर। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर जो सेला सुरंग है वो किस राज्य में है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा पूर्वोत्तर का जो राज्य है अरुणाचल, वहाँ से इसका संबंध है। अरुणाचल जो है अक्सर विवादों में भी रहता है क्योंकि चीन जो है अरुणाचल के कई सारे जो गांव हैं, अलग अलग जो भौगोलिक यहाँ पर स्थितियां हैं, उनके नाम परिवर्तित करते रहा है और इस कारण से ये लगातार चर्चा में भी रहे। और पिछले कुछ समय पहले जो ये सुरंग है इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा। इसका 9 मार्च 2024 को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस सुरंग का कह सकते हैं इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश के खास तौर पे देखें तो किस जिले में है? तो कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये अवस्थित है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कामेंग आपको ध्यान रखना है। ये जिला जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सुरंग है ये चीन सीमा से लगा हुआ है। इस दृष्टिकोण से देखें तो इसका जो सामरिक महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रेटजिक लोकेशन है और एक तरह से देखें जो चीन है, जो चाइना है, इसके कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस परियोजना की जो नींव है ये प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। इसके लिए जो लागत रखी गई थी वो भी 600 कह सकते हैं लगभग 97 के आसपास ये एक बड़ा बजट रखा गया था। और इसके साथ इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप देख सकते हैं कि आखिर ये क्या है। तो ये बालीपारा जो 4 द्वार तवांग सड़क है उसका एक हिस्सा है, उसी के रूप में इसे विकसित किया गया है। इस सुरंग को परियोजना सीमा सड़क संगठन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई लगभग 13,000 फीट से अधिक ये ऊंची है और ये स्थित है। ये बाई लेन है यानी 2 लेन वाली सुरंग है। और इस सुरंग की बात करें तो परियोजना में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड इसमें शामिल है। ये पहली सुरंग है जो 1980 मीटर लंबी है। दूसरी जो सुरंग है इसकी वो क्या है कि उसकी भी लंबाई ठीक ठाक है। इसके अलावा सुरंग 2 में ट्रैफिक के लिए एक बाई लेन ट्यूब और आपात स्थिति के लिए एक स्केप ट्यूब बनाया गया है कि अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो कैसे बचा जा सकता है। टनल, अप्रोच रोड और लिंक रोड सहित परियोजना की कुल जो लंबाई है वो लगभग 12 किलोमीटर होगी और इस सुरंग के कारण तेजपुर से तवांग तक यात्रा का जो समय होगा वो लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा। और साथ ही क्या है कि हर मौसम में ये जो सुरंग है ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगी क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र है और अक्सर देखें तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है वो एक बड़ा मुद्दा है। इस कारण से इस पर खास तौर पे जोर दिया गया है कि सभी मौसम में यहाँ कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसको ध्यान में रखते हुए ये जो टनल है इसका खास तौर पे निर्माण किया गया है। तो ये हमने देख लिया। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। ये कह रहा है लचित बोरफुकन किस राज्य से संबंधित थे? ये व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्लियर हो गया है और ये चर्चाओं में रहे होंगे, तभी इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्यों चर्चा में थे? तो देखिए ये क्यों चर्चा में थे। 9 मार्च यानी 9 मार्च 2024 देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम, इन्होंने इनकी जो प्रतिमा है वो क्या है 125 फुट ऊंची जो प्रतिमा है उसका इनॉग्रेशन किया है, उस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। और इस प्रतिमा को शौर्य का प्रतिमूर्ति बताया है प्रधानमंत्री ने और इसी कारण से ये चर्चा में थे और इस कारण से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो प्रतिमा है इसकी जो स्थापना है वो असम राज्य के जोरहट में ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री, इसी कारण से ये चर्चा में है। तो ये असम और यहाँ का जो जोरहट क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर लचित बोरफुकन की बात करें तो 24 नवंबर 1622 को जन्मे लचित जो बोरफुकन है, इनका जो पूरा नाम है चाउ लचित फुकन लुंग था। ठीक है, ये अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्होंने सन 1671 के सराई घाट की लड़ाई में मुगल सेनाओं के विरुद्ध नेतृत्व क्षमता के लिए खास तौर पे इन्हें याद किया जाता है।
बोरफुकन ने अपने नेतृत्व क्षमता से तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के साम्राज्यवादी जो इरादे हैं उनको विफल किया था, बहादुरी के साथ यहाँ पर नेतृत्व किया था और इस कारण से पूर्वोत्तर का इन्हें शिवाजी भी कहा जाता है। तो देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर पूर्वोत्तर का शिवाजी किसे कहा जाता है, तो लचित जो बोरफुकन है इन्हें कहा जाता है। चूँकि करंट से ये जुड़ रहा है तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बोरफुकन अहोम राज्य के 5 पात्र मंत्रियों में से एक थे। इस पद का जो सृजन है ये अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लचित के नाम पर राष्ट्रीय रक्षा जो अकादमी है उसमें सर्वश्रेष्ठ कैडेट स्वर्ण पदक दिया जाता है जिसे लचित पदक कहा जाता है। तो इनके सम्मान में ये अवार्ड की घोषणा की गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट की लड़ाई के लिए ये विख्यात थे। यहाँ उन्होंने वर्ष 1671 में मुगलों को पराजित किया था और लचित को राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया गया था। बोरफुकन कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियों से संपन्न वहाँ पर पदवी थी। तो इस तरह से क्या है कि ये चर्चा में थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? किसकी बात हो रही है? तो ये इंडेक्स की बात हो रही है। कौन से इंडेक्स की? तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। और इसकी शुभारंभ किस स्टेट ने की है? विकल्प हैं असम, सिक्किम, गोवा और उत्तराखंड। आपको सही का चुनाव करना है तो सही जो होगा ये उत्तराखंड होगा, क्योंकि 19 जुलाई ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया और इस कारण से ये चर्चा में है। तो सही जो आपका होगा उत्तर वो उत्तराखंड होगा। इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला जो उत्तराखंड राज्य है ये देश का पहला राज्य बन गया है। इस सूचकांक को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है ये पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। ठीक है, जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, इसको इकोनॉमी से जोड़ना प्रमुख उद्देश्य है। उत्तराखंड जो जीईपी है, इस सूचकांक का जो आकलन है ये 4 मुख्य घटकों यानी जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया गया है। ये इंडेक्स बनाया गया है। इस इंडेक्स की बात करें तो ये निर्धारित करेगा कि राज्य में विकास परक योजनाओं के साथ साथ जो वाटर है, सॉयल है, एयर है, फॉरेस्ट है, इसमें आखिर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, यानी जो पारिस्थितिकी है, जो पर्यावरण के विभिन्न जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ये सूचकांक प्रदर्शित करेगा। इसके परिणाम के एनालिसिस से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि आने वाले समय में कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इसके लिए कैसे मानक तय किए जाए, इसके लिए मदद मिलेगी। ये सूचकांक 4 जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उनके ऊपर आधारित है। पहले ही बताया कि एयर है, वाटर है, सॉयल है और वन है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो इंडेक्स है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में जो भी महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम थे, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य, उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हमने की और डिटेल में जो व्याख्या हो सकता था, जो बार बार कई सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि व्याख्या बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ा होने से सेशन अनावश्यक बड़ा होता है। चूँकि आप पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो आपको अधिक से अधिक क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। उसी का अभ्यास हम करवाते हैं इस करंट अफेयर सीरीज में। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों पर आधारित प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ। तो आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।